नमस्कार। सियासत की बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा शुरू किए गए एक अभियान के बारे में। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के लिए ये अभियान इसलिए भी बेहद जरूरी है, इसका नाम लोक जागरण अभियान दिया गया है। और ये इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड से इसकी शुरुआत की है। हमारे साथ दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। साक्षी दिवाकर हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। अभी थोड़ी देर में रुद्र विक्रम सिंह भी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। के शर्मा भी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो इन तमाम लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे। मैं जुड़ा हुआ हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये सुनाना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है। पहले उनके वक्तव्यों को सुनते हैं। और एक भी कारखाना बुंदेलखंड में सरकार नहीं लगा पाई, इसलिए शून्य होकर के जाएंगे बुंदेलखंड से भाजपा के लोग। लगातार सब पर मुकदमा लिखे जा रहे हैं, पत्रकार हो या सब पर हो, सपा के हो, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है जो अधिकारियों से मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ये अधिकारी बदल जाते हैं, जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके पीछे मुकदमे लगा देंगे। मैं सवाल ये है कि अन्याय इनकी सरकार में बढ़ा है। बुलडोजर की कार्रवाई पे जो घमंडिया बोल रहे वो खुद घमंडिया। बुलडोजर की कार्रवाई पे आप क्या कह रहे हैं? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। और इनको सोचना चाहिए, लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं। और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इल्लीगल हैं। अगर 2 छत का घर इल्लीगल हो सकता है केवल 1 फीट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10 मंजिल की, 5 मंजिल की, 6 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी तब। पीएम मोदी ने अपनी ये समाजवादियों का नहीं गिरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का भी गिराओ। को लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री म्यूजियम कर दिया गया है। देखिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोक भवन समाजवादियों ने बनाया, अटल जी के नाम पे कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो प्रधानमंत्री बड़े नेता रहे, लेकिन कम से कम उनके गांव में तो कुछ बना देते। तो ये जो नाम बदलने की जो संस्कृति है, ये हमारे मुख्यमंत्री से दिल्ली वाले प्रधानमंत्री सीख रहे हैं। दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव लड़ रहा है, इस्तीफा देने के बाद फिर विधायकी ही लड़ रहा है। इस बार वहां पर समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। मैं पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा दीपक जी, क्या बुंदेलखंड से शुरुआत का मतलब यह है कि बुंदेलखंड में पहले आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, बुंदेलखंड पे विशेष फोकस है, आप अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं? अनम्यूट कर लें एक बार प्लीज। देखिए पंकज जी, सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये पहली लोक जागरण यात्रा अभियान नहीं है। ये इसके पहले लखीमपुर में और सीतापुर में ये 5 लोकसभा हम लोग कवर कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनने अपनी लोक जागरण अभियान यात्रा की शुरुआत जो है इन्होंने लखीमपुर से शुरू की थी, उसमें दोबारा जो है दूसरी यात्रा ये, अब ये तीसरा चरण जो है ये बांदा से शुरू होकर के ये फतेहपुर, आज 3 बजे फतेहपुर में अपने रथ के माध्यम से जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे फतेहपुर में, कल फतेहपुर में रहेंगे, उसका भी 2 दिन का इनका फिरोजाबाद का दौरा है। और देखिए समाजवादी पार्टी निरंतर जो है वो सड़कों पर रहती है। समाजवादी पार्टी पंकज जी संघर्षों की पार्टी है, संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है। और समाजवादी पार्टी 365 दिन अपने संगठन को, अपने बूथ कमेटी को, अपने बूथ प्रभारियों को, इनको मजबूती प्रदान करने में लगी रहती है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी गर्मी में जो बांदा, आप जानते हैं कि किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर वहीं का रहता है, इस हाई टेम्परेचर में सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के आज सड़क पे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है उसी क्रम में ये तीसरी जगह जा रहे हैं, पहले लखीमपुर गए थे, फिर सीतापुर गए। और लोक जागरण अभियान के माध्यम से हम जातीय जनगणना, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार है पंकज जी, और उत्तर प्रदेश में भी इनकी 6 साल से सरकार है। और तो अब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाईकोर्ट ने भी कह दिया है, बिहार के हाईकोर्ट ने, कि आप जनगणना सर्वे अपने अपने राज्यों में
सरकारें चाहे तो अपने हिसाब से करा सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराने से इतना पीछे क्यों हट रही है? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने से इतना पीछे क्यों हट रही है? ओपीएस स्कीम लागू करने से, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से क्यों पीछे हट रही है? इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता के बीच में जा रहे हैं, और हमारा प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव में जाने से पहले हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को, हम अपने सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि आप किस तरीके से जनता के बीच में जाएं। और पंकज जी, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है, तो जनता से बड़ी उम्मीद भरी नजरों से समाजवादी पार्टी को देख रही है। समाजवादी पार्टी में किए हुए कामों को जनता तरजीह दे रही है, और उसी के आधार पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से दुर्दशा। नौजवान आज परेशान है, महिलाएं महंगाई से परेशान है, जो बीमार है वो स्वास्थ्य को लेकर। आप जी पंकज, आपकी पॉइंट में जा रही है। देखिए पंकज भाई, सबसे पहले मैं हमारे भाई कृष्णकांत जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। अभी कृष्णकांत भाई ने कहा कि बुंदेलखंड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहां पे अपना दौरा कर रहे हैं, और लोक जागरण अभियान के माध्यम से, लोक जागरण यात्रा के माध्यम से। मैं इनकी बात में पूरी तरीके से सहमत हूँ कि बुंदेलखंड काफी हद तक पिछड़ा हुआ है, और वो उत्तर प्रदेश का एक बहुत अभिन्न अंग है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ, जब 2012 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी से पहले की सरकार जो थी, उन सरकारों ने बुंदेलखंड के लिए उतना नहीं किया। आज एरएस डैम समाजवादी पार्टी की देन है, और ये बिल्कुल सही कहा कृष्णकांत भाई ने कि अगर समाजवादी पार्टी के समर्थन से केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड हमारे एजेंडे में रहेगा, बुंदेलखंड का विकास हमारे एजेंडे में रहेगा। और रहा सवाल हमारी बहन, छोटा सा इंटरप्शन चाहूंगा। जी जी, जो है जिस तरह से टूटती दिख रही है, चाहे वो कल की आप देख रहे अलका लांबा की जो स्टेटमेंट थी, वो ऐसा लग रहा है कि वहां से आपकी जो है वो आम आदमी पार्टी खिसक रही है। उसी तरह सेम यूपी में ऐसा मुद्दा आएगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं भी आप पार्टी हमेशा एक दल, एक यूपी या गठबंधन तो करते हैं, लेकिन आपस में सामंजस्य स्थिति नहीं पैदा हो पाती है। नहीं देखिए, आपकी झगड़ा हो जाती है। मायावती के साथ चुनाव लड़के, देखिए कृष्णकांत भाई, पंकज जी बोलने दीजिए, आपका टर्न आएगा अभी। मैं पंकज जी कृष्णकांत जी के बात के मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आगे बढ़ने में कुछ न कुछ हर्डल्स, कुछ न कुछ ऊंच नीच, कुछ न चीजें आती है, लेकिन हम सब इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, जितने शीर्ष नेतृत्व है, सब मिल बैठ करके इन सब चीजों का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वो कोई इतनी बड़ी ऐसी बात नहीं है। हम अगर आपके सम्मानित चैनल पे बोल करके कुछ और चले जाएं, तो क्या वो नजर पड़ जाएगी? क्या इंडिया अलायंस की को बात, भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन चीजों को तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जेडीयू के राष्ट्रीय, ये सारे लोग बैठ करके तय करेंगे। अभी हमारी बहन साक्षी जी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रही थी, और किसानों के बारे में बता रही थी, और राशन के बारे में बता रही थी, गरीबों के बारे में, सबके बारे में, गरीबों के बारे में। ठीक है, आपने सबके बारे में बताया, अच्छी बात। लेकिन 85 करोड़ को राशन दे करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपका शीर्ष नेतृत्व क्या दिखाना चाहता है? 125 करोड़ की जनता जो है, हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ है, या 130 करोड़ हो गई है, उसमें 85 करोड़ को अगर आप राशन दे, 9 साल से आप बैठी हो केंद्र में, और 6 साल से आप बैठी हो उत्तर प्रदेश में, आप क्या दिखाना चाह रही, क्या नजीर आप पेश करना चाह रही? देखिए, मेरी बात आ जाए, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा, बिल्कुल मैं उसमें इंटरप्ट नहीं करूंगा आपको। फिर आपने किसानों की बात की। आज किसान कितना परेशान है, किसानों ने आंदोलन किया, बॉर्डर पे बैठे रहे, 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। साक्षी जी, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? ये आंकड़े कहाँ से लेकर आए आप? ये आंकड़े कहाँ से लेकर आए? 700 का आंकड़ा तो मैंने आज आपसे सुना है। आप किसानों की बात करते हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खातों में पैसे पहुंचाती है, तो इससे आप लोगों को समस्या क्यों होती है? देखिए 2012 में साक्षी जी सुन लिया साक्षी जी, अब अगर आप बोलोगे तो मैं इस तरह इंटरप्ट करूंगा, आपको एक शब्द बोलिए, बिल्कुल बोलिए, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि शायद आपकी आवाज बहुत तेज है, मेरी आवाज कम होगी मे भी। लेकिन ये 700, अच्छा चलिए, उनके किसानों की आय दुगनी हो गई। आगे किसानों के 2014 आपके मैनिफेस्टो में था क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? और जब भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, 9 साल के अंदर अंदर आपने किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सबको, तो फिर उसके बाद इतने सारे आपको अलायंस में इतने सारे छोटे छोटे दल आपको जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? अरे भारतीय जनता पार्टी अकेले जाए ना चुनाव में। आज TV9 के सम्मानित चैनल पे आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को
किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव जा रही। राज और पंकज भाई, एक मिनट, अभी मेरी बात कंप्लीट है। पंकज जी इंटरप्ट कर देंगे मुझे अगर मैं आपका समय आएगा। पंकज भाई, आपने पूछा कि सिर्फ जातीय जनगणना से नहीं चलेगा काम। बिल्कुल सही है, जातीय जनगणना हमारा एक मुद्दा है। मेरे मैनिफेस्टो में था, 2022 के चुनाव में भी मेरे मैनिफेस्टो में था, ओपीएस भी मेरे मैनिफेस्टो में था, पुरानी पेंशन लागू करना भी। देखिए, मैं आज आपके समाज चैनल पे कह करके जा रहा हूं कि केंद्र में जो भी केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिना सरकार केंद्र में नहीं बन सकती। और मैं आज आपके समाज चैनल पे बड़े साफगोई से कहना चाहता हूं कि अगर केंद्र में समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की, तो जातीय जनगणना मेरा पहला मुद्दा रहेगा, और आज कांग्रेस पार्टी भी मेरे साथ है। और रहा सवाल जातीय जनगणना का, जैसा कि पंकज भाई ने कहा, बिल्कुल सही है कि जातीय जनगणना के सहारे हम चुनाव की नैया नहीं पार कर सकते, लेकिन हमारे एजेंडे में, हमारे उसमें जो है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हम स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारी बहन बैठी हुई है, ये बता दें स्वास्थ्य की दिशा में इन्होंने क्या काम किया, शिक्षा की दिशा में इन्होंने क्या काम किया, महंगाई पे इन्होंने कितना कंट्रोल किया, बेरोजगारों का आज क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इस पर हमारी बहन कुछ प्रकाश डाले। हम इन मुद्दों को लेकर के पंकज दीपक जी मौका दीजिए दूसरे को बोलने का। दीपक जी साक्षी जी जवाब दे रही हैं। मैं कंक्लूड कर दूं। बांटा था जिस तरह से ये गरीबों को यदि अनाज दे रही है, आपने भी टैबलेट बांटा था, क्या वो टैबलेट आपने कभी चेक किया कि वो खराब हो गया, उसकी रिपेयरिंग की जरूरत है, या उसमें जो है वाईफाई की जरूरत है, या उसके वो वाईफाई बिजली की जरूरत है, उसकी बैटरी खराब हो गई हो? सिर्फ बांटने से नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस भी ध्यान रखनी होती है। अरे तो मेंटेनेंस ये करे ना, 6 साल से बैठे हुए, 6 साल पे इनको नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों को मैंने दिया, पढ़े लिखे नौजवानों को मैंने दिया। देखिए थोड़ा सुनिए, अपने बनाए भी हम, सत्ता से बाहर हम 6 साल से मेंटेन भी करें, हम मेंटेनेंस भी हम ही करें। एक्सेल से हमने बना दिया, अब इसका मेंटेनेंस कौन करेगा? देखिए हम आपका दुख समझ सकते हैं कि जो 18 लाख टैबलेट आपने या लैपटॉप जिसे आप बोलते थे वो जो मंगाए गए थे, उसमें से सिर्फ 11 लाख बांटे, तो जो 7 लाख आपके पास अभी भी बचे हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे होगा, हम आपका दुख समझ सकते हैं। लेकिन बात यह 85 करोड़ में कितने लोगों को बांटा आपने राशन? 85 करोड़ में आपने कितने लोगों को राशन बांट दिया? आंकड़ा आपका, अरे चलिए, घर घर को गरीब बनाने का काम किया आपने रोजगार नहीं दिया, आपने राशन बांट करके उनकी गरीबी को दर्शाया आपने, उनकी गरीबी को दर्शाया आपने, उनकी गरीबी को दर्शाया आपने। 2 करोड़ सालाना रोजगार, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी मतलब झूठ की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, झूठ का मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब फरेब की गारंटी, फरेब की। अरे वो दिख रहा है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को सालाना रोजगार, आज कितना रोजगार दे दिया आपने? अरे कहाँ दे दिया? अरे हमें भी बता दीजिए। तो फिर 85 फिर एंटी खत्म, तीसरे बार के तो भूल जाइए। भूल जाइए। 85 करोड़ को रोजगार दे नहीं पा रहे, 85 करोड़ गरीबों को राशन बांट के खुश हो रहे हैं। अरे रोजगार दीजिए ना। दीपक जी एक मिनट बोल लेने, लेकिन दीपक जी फिर से वही सवाल, बुंदेलखंड की जनता आप पे क्यों भरोसा करे, क्यों बीजेपी को छोड़ दे और आपके साथ आए? 2 लाइन में जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, हमारी बहन साक्षी जी शायद ये भूल गए कि 2018 में उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, और शायद ये पीछे जाकर के देखें तो टैंकर नहीं, सुन लीजिए पंकज भाई, 2018 में ही वो टैंकर लूटा गया था और मार करके को मार डाला गया था, शायद वो भूल गए हमारी बहन। खैर छोड़िए उन बातों को। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सद्य नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने एक भूमि सेना को बुंदेलखंड में गठन किया। मैं चाहता हूं इनकी सरकार, देखिए इनकी सरकार 6 साल से उत्तर प्रदेश में चल रही है, और अभी 4-6-8 महीने भी इनकी केंद्र में भी इनकी सरकार है। मैं चाहता हूं जो भूमि सेना का गठन हुआ था, हमारी सरकार किसी कारणवश 17 से हम सत्ता में नहीं है। भूमि सेना का ये मतलब था, मैं कृष्णकांत भाई अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे टोकिएगा कहीं, भूमि सेना का ये था कि जो वहां पे कामगार हैं, जो यहाँ मजदूर, आप भटक रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सीधा मैं सवाल। मैं कोई भटक नहीं रहा हूँ, मैं कोई भटक नहीं रहा हूँ पंकज जी। मैं तो अपनी बहन से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भूमि सेना का गठन हुआ तो उसको अगर आगे बढ़ाएंगे, जो उजर जमीन है उसको अगर जमीन उनको दिया जाएगा काश्तकारों को,
तो वो उसको खेतिहर बना करके सरकार उसमें मदद देती है। अगर उसको खेतिहर बनाने का काम करेंगे, अगर रोजगार से उनको जोड़ने का काम करेंगे, अगर वहां की जमीनें जो हैं अगर उपजाऊ होंगी, तो निश्चित रूप से हमारा बुंदेलखंड विकसित होगा। और ये हमारे एजेंडे में, ये हमारे उसमें है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है इंडिया अलायंस की, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड का चौतरफा विकास करने का काम इंडिया अलायंस करने का काम करेंगे। कुबूल